सभी बच्चों का एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस की थ्योरम पर एप्लीकेशंस, माने उनके अनुप्रयोग। यानी गॉस की प्रमेय की सहायता से हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो अगर हम गॉसेस थ्योरम की बात करें, गॉसेस थ्योरम की हम बात करें, गॉस की प्रमेय की बात करें, तो उन्होंने ही बताया था कि किसी भी घिरे हुए क्षेत्रफल से या पृष्ठ से निकलने वाला जो वैद्युत फलस्क होता है फाई ई, वह उस आवेश, उसके अंदर जितना आवेश होता है, यानी कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो चलिए, इस गॉस की प्रमेय की सहायता से हमको पढ़ने हैं 5 एप्लीकेशंस। क्या पढ़ने हैं? 5 एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। और 5 एप्लीकेशंस में एक पहला एप्लीकेशंस हम लोग कवर करने वाले हैं। तो एप्लीकेशंस क्या है कि इसके पहले आपको बताया गया था सतत आवेश वितरण के बारे में। सतत आवेश वितरण क्या होता है कि जब किसी भी पृष्ठ पर जो आप आवेश दे रहे हो वो समान रूप से फैल जाए। किस रूप से? समान रूप से जब वो फैल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सतत आवेश वितरण। और सतत आवेश वितरण को बताया गया था आप लोगों को कि इसके 3 पार्ट होते हैं: रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, जिसको हम लोग लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व और रो क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व हमने देखा था। सबके मात्रक, सबके बीमा हमने आपको बताया था अच्छे से। तो चलिए आज हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक तार हो, एक वायर हो, एक चालक तार है और इस पर क्या है कि एक समान रूप से कोई भी चार्ज फैला हुआ है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक अनंत लंबाई का तार है। अनंत लंबाई का मतलब जिसका कभी अंत ही ना हो, बहुत ही लंबा तार हो। तो इस चालक तार पर हमने मान लिया कि एक समान आवेश प्लस एक समान रूप से क्या है, फैला हुआ है। और इस तार पे प्लस क्यू आवेश फैला है, तो इससे आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट आपका है पी। क्या पॉइंट आपका है? पी। और यहाँ पे आपको ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार पुनः देखिएगा, ये जो पिंक कलर का है ये हमारा एक वायर था। इस पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, एक समान रूप से फैला हुआ है। और आर मीटर की दूरी पर एक पॉइंट अपना है पी, जहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल डेरिवेशन है, अभी आराम से हो जाएगा। अब आप हमको एक चीज़ें बताइएगा कि अगर ये एक सरल रेखा, तार में क्या होगी, सिर्फ लंबाई होगी। क्या होगी? सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई इसकी नहीं होती है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो रेखीय आवेश घनत्व होगा वो क्या होगा, लैम्डा होगा। सिर्फ आप इतना जानिए कि इस तार का जो रेखीय आवेश घनत्व होगा वो क्या होगा, आपका लैम्डा होगा। क्या होगा आपका? लैम्डा होगा। चलिए अब देखते हैं। अब इसका हमको क्या करना है कि गॉस की प्रमेय लगा के इस पॉइंट पी पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बात समझिएगा यहाँ पे कि अगर हम इस वायर से यहाँ पे अगर हम E बराबर 1/4πε0 Q/r² का फार्मूला लगा देते हो तो क्या निकलेगा? तो वो जो फार्मूला आप पढ़े थे, E बराबर 1/4πε0 Q/r², ये फार्मूला लगता है एकल बिंदु आवेश के कारण। कहने का मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज अकेले है तो इससे आर मीटर की दूरी पर पी पे कितनी तीव्रता उत्पन्न होगी, इसके लिए आप ये फार्मूला लगाते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पूरे वायर पे क्या है कि चार्ज एक समान रूप से फैला हुआ है, अर्थात इसके लिए ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, आइए देखते हैं एक बार फिर से। तो हमने क्या कर लिया कि हमने एक तार ले लिया है, ये तार पे क्या है, प्लस आवेश एक समान रूप से आपका फैला हुआ है। इससे आर मीटर की दूरी पर एक पॉइंट आपका है पी, जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो अनंत लंबाई का तार है,
इसमें से हम कुछ अल्पांश लेते हैं यल, कितना अल्पांश ले लेते हैं, यल अल्पांश ले लेते हैं, और ये आर दूरी इतनी दी है, तो आर माने इस, जिसे आप बेलन आपको एक बनाना है, तो बेलन में आप क्या करो कि इस तार को केंद्र पे रख लो। केंद्र, बेलन माने सिलेंडर, जैसे आपके पास कोई केरोसिन का ड्रम हो, तो ड्रम अगर आप देखेंगे बेलनाकार का होता है, या इस तरह से आप देख सकते हैं कोई तंबाकू की जो होती है डिब्बी, वो भी क्या होती है, बेलनाकार होती है। तो उसके बीचों बीच में मान लेते हैं क्या है, ये आपका वायर है, तो आर की त्रिज्या मानकर और एल लंबाई का एक हम गॉसीय पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। किसकी चीज की, गॉसीय पृष्ठ की। यही पॉइंट पी, जिस पॉइंट पी पे हमको ज्ञात करना, मान लो पॉइंट पी यही है, तो इसको हम आर त्रिज्या मान के और इधर भी आर त्रिज्या मान के एक हम गॉसीय पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। क्या बन जाएगा, आपका बेलन बन जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी होगी बच्चों, एल होगी, और रेडियस कितनी होगी, आर होगी। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए देखते हैं चित्र के माध्यम से क्या क्या होता है। यहाँ पे चित्र में आपको अच्छे से दिखाया गया है कि जो ये वायर है, देखिए क्या आपका है, वायर था प्लस प्लस करके, जिसपे एक समान रूप से क्या है, आवेश फैला हुआ है। इससे आर मीटर की दूरी पे, देख रहे हैं, आर मीटर की दूरी पर हमको क्या करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने अनंत लंबाई जो वायर की थी उसमें से एल अल्पांश ले लिया, और जब एल अल्पांश ले लिया तो आर को त्रिज्या मानकर, एल को लंबाई मानकर और इस तार को केंद्र मानकर हम एक गॉसीय पृष्ठ किया करते हैं, कल्पना करते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग, ये डाट डाट की जो लाइन बनी है किसकी है, ये गॉसीय पृष्ठ की। एक बार दिखा देते हैं, यही आपका गॉसीय पृष्ठ बनके तैयार हो गया है। और आपका जो वायर है बच्चों, वो वायर आपका ए वाला यही वायर है। अब ध्यान से समझिएगा। अब आप यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं, तो आप बताओगे 3 पृष्ठ होता है। एक भाई ऊपर का होगा, ढक्कन जिसको कहते हैं, एक बेस होगा आधार, और बीच का क्या होगा, वक्राकार होगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो ऊपर का सरफेस है, इसको हमने क्या मान लिया, S1। क्या इसको मान लिया, S1 मान लिया। जो नीचे का उसको क्या हमने मान लिया, S2 मान लिया। और जो बीच का है उसको हमने क्या मान लिया, S3 मान लिया। 3 सरफेस बनके तैयार हमारे हो गए, ऊपर का S1, नीचे का S2, बीच का कितना हो गया, S3 हो गया। अब देखिएगा आगे, देखो यहाँ पे S1 लिखा गया है, यहाँ पे S2, यहाँ पे क्या लिखा गया है, S3 लिखा गया है। अब हम सबका एरिया वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया वेक्टर, यानी क्षेत्रफल सदिश। और आप जानते हैं कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वह दिए गए पृष्ठ के हमेशा क्या होता है, अभिलंबवत होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ऊपर का जब अगर आप सोच ले कोई एक ढक्कन ही है, तो ढक्कन का आप जब एरिया वेक्टर निकालोगे तो चाहे एरिया वेक्टर ऊपर की ओर होगा लंबवत, और चाहे क्या होगा, नीचे की ओर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ऊपर की ओर देखो एरिया वेक्टर ले लिया है, ऊपर को हमने क्या ले लिया है, एरिया वेक्टर ले लिया है। वैसे इसका निकालोगे नीचे बेस का, तो अभिलंबवत होता है, तो ये नीचे जाएगा एरिया वेक्टर, या तो ऊपर जाएगा एरिया वेक्टर। तो हमने क्या ले लिया, नीचे ले लिया। और वक्राकार माने जो गोल बीच की, जो बीच का जो एरिया है उसका हमने क्या कर लिया, इधर ले लिया एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर में किसी को दिक्कत तो नहीं आई होगी, अभिलंबवत होता है। S1 का एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा, S2 का एरिया वेक्टर नीचे आएगा, S3 का इधर जाएगा। अब हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कहने का मतलब ई का डायरेक्शन क्या होगा, ई की डायरेक्शन क्या होगा, ई की दिशा क्या होगी। और आपको हमने एक चीज चैप्टर नंबर 1 में बताई थी कि अगर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा उससे क्या होती है, दूर होती है, उससे बाहर की ओर निकलती है। और अगर वो माइनस चार्ज है तो उससे क्या होती है, अंदर की ओर होती है। तो यहाँ पे देखने वाली बात हम लोगों के पास ये है कि यहाँ पे चार्ज कौन सा फैला हुआ है, प्लस, तो प्लस में क्या निकलेगा, दूर निकलेगा। तो यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा इस पृष्ठ पे जो आपने डीए लिया है इधर ही होगा, और इधर दूर जा रहा है तो इधर होगा, नीचे दूर इधर दूर जा रहा है तो इधर होगा, और चाहे इधर होगा। तो बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब देखने वाली बात यह है कि आपने डायरेक्शन निकाल लिया। एक बार पुनः आप डायरेक्शन S1 के लिए देखिएगा, S1 के लिए देख लीजिएगा डायरेक्शन। तो S1 के लिए आप डायरेक्शन पाओगे कि इधर है और इधर डायरेक्शन है, तो इधर दोनों डायरेक्शन होने के नाते तो इसका जो एरिया वेक्टर है ऊपर की ओर था, और इसका जो था इधर था। तो यहाँ पे कितने एंगल बन रहा है बताइए आप लोग, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जब 90 डिग्री का ये एंगल बनेगा
तो बताइए कि आप जानते हो फाई ई बराबर क्या होता है? ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा होता है। और जब ई डी ए कॉस थीटा होगा तो ये बताइए अगर कॉस 90 इसका मान कितना हो जाएगा? जीरो। इस सब क्या कर देगा? जीरो कर देगा। कहने का मतलब कि जो S1 सरफेस है, जो S1 पृष्ठ है, इससे प्लस कितना निकलेगा? जीरो निकलेगा। क्या निकलेगा? जीरो। अगर आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो बार पीछे करके देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नीचे चलते हैं H2 की तरफ। H2 सरफेस अगर हम ले लें तो H2 सरफेस हम क्या पाते हैं कि एरिया वेक्टर नीचे की ओर है और वैद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन है वो इधर है, तो यहाँ भी 90 डिग्री का ही कोण बन रहा है, अर्थात इसका भी क्या बनेगा? जीरो बनेगा। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि S1 और S2 से जो निकलने वाला वैद्युत फलक है वो क्या है? जीरो है। लेकिन अगर हम पृष्ठ S3 की बात करें तो इसमें दोनों एक ही डायरेक्शन में है और एक ही डायरेक्शन में होने के कारण एंगल कितना बनाएगा? जीरो अंश बनाएगा। और एंगल अगर जीरो बनाएगा तो कास जीरो का मान कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। इसलिए इसमें से यानी S3 से फ्लक्स निकलेगा, लेकिन S1 और S2 से लंबवत होने के नाते फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो आगे देखते हैं। तो जब वक्राकार माने S3 से जब निकल रहा है तो अतः वक्राकार पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फलक डी फाई ई बराबर ई डी ए फार्मूला होता है। तो ई डी ए कास थीटा, कास थीटा मतलब कास जीरो। जब कोई भी चीज़ एक ही डायरेक्शन में होती है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जब हम लेते हैं तो क्या होता है कि इसके बीच एंगल कितना बनता है? जीरो बनता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो चलिए आगे थोड़ा चलते हैं। तो कास जीरो का मान कितना हो जाएगा बच्चों? कास जीरो का मान होता है एक। कास जीरो का मान कितना होता है आपका? एक होता है। और जब इसका मान एक हो जाए तो क्या आ जाएगा? ई डी ए आ जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख तो आगे क्या होता है? अब आप जान रहे हैं कि S1 S2 से फ्लक्स निकल नहीं रहा है। फ्लक्स निकल रहा है, किससे निकल रहा है? S3 से निकल रहा है। तो देख लेते हैं। तो वही हमारा हो जाएगा संपूर्ण, क्या हो जाएगा? वही हमारा संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। अतः संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो गॉसीय पृष्ठ के वक्रीय पृष्ठ माने S3 से ही गुजरने वाले फ्लक्स के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका? फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन S3। कहने का मतलब पृष्ठ S3 का क्लोज इंटीग्रेशन किया गया और ई डी ए, और चूंकि एरिया में ही परिवर्तन हो रहा है अर्थात ई बाहर हो जाएगा, डी ए अंदर चला जाएगा। अब डी ए मतलब क्या होता है? एरिया, S3 की एरिया। तो S3 क्या होता है? वक्राकार होता है। तो बेलन के वक्राकार पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एल। क्या होता है? 2 पाई आर एल। ये मैथमेटिकल फार्मूला है, इसको आपने क्लास 10 में देखा होगा, जहाँ पे बेलन के आयतन के बारे में, बेलन के पृष्ठ के बारे में, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई सबके बारे में आपने फार्मूला पढ़ा होगा। तो वहाँ पे एक फार्मूला होता है कि बेलन के वक्रीय पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। आर एच माने उसकी ऊंचाई होती है, तो यहाँ पे ऊंचाई आपने एल माना था, इसलिए क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एल। इसकी एरिया टोटल कितनी आ गई? 2 पाई आर एल आ गई। और जब इसकी एरिया कितनी आ गई? 2 पाई आर एल आ गई, तो इस वाले जगह पे जो डी ए है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आर एल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पाई आर एल देखो यहाँ पे आ गया। तो फाई ई बराबर आपका हो गया ई इंटू 2 पाई आर एल। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। कितना मान लिया? इसका इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब चलते हैं हम गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय ही कहती है कि फाई ई बराबर कुल आवेश अपान 1/ε0। और चूंकि ये तार था तो इसलिए इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या बनेगा? लैम्डा बराबर क्यू बाई एल। सिग्मा बराबर बनता है क्यू बाई ए और रो बराबर बनता है क्यू बाई बी बनता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो देखते हैं इसके बाद क्या हो जाता है कि यहाँ से अगर हम देखेंगे Q का मान देखेंगे तो Q बराबर हो जाएगा लैम्डा एल। क्या हो जाएगा? लैम्डा एल हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं Q बराबर लैम्डा एल, माने आवेश कितना हो गया आपका? लैम्डा एल हो गया। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, जो कुल आवेश है इसका मान रख देते हैं। किसका मान रख देते हैं? लैम्डा एल का। तो हो जाएगा लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन जीरो। लैम्डा एल बटा क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन जीरो। इस समीकरण नंबर आपका 1 है। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे आप लोग? 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 की हम लोग कर देंगे तुलना।
क्या कर देंगे, समीकरण 1 ए था और 2 ए था, समीकरण 1 और 2 की जैसी हम तुलना करेंगे तो आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर 1/एप्सिलॉन 0 लैम्डा एल। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0। जब इस 2 पाई आर एल को हम इधर लेके जाएंगे तो 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 यल से यल कट जाएगा, तो लैम्डा बाई क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई आर। तो ई बराबर होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा बाई आर। अगर आप इसको लिखना चाहो तो 2 से मल्टीपल करके लिख सकते हो, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू लैम्डा बाई आर। ये भी आप यूज कर सकते हो क्योंकि आप इतने का मान अच्छे से जानते हो, और इसका वेक्टर फॉर्म नीचे दिया गया है। तो ये था अनंत लंबाई के चालक तार पे अगर एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है तो उसकी तीव्रता हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आप एक चीज़ समझिएगा कि जो भी डेरिवेशन होते हैं वो इतने आसान नहीं होते हैं। डेरिवेशन करने के लिए आपको थोड़ा समय चाहिए और आप उस पर अभ्यास करते रहिए। जैसे कोई डेरिवेशन पढ़ा दिया गया हो तो उस डेरिवेशन को देखिएगा बुक के माध्यम से। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं नहीं कि आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ाया जाए अच्छे से। तो अभी जिस तरह चल रहा है उस तरह आप लोग किस तरह मैनेज कर लीजिएगा। वैसे जितना हम पढ़ा रहे हैं उसमें से पूरा है कि आपका सिलेबस पूरी तरह से कवर हो जाएगा धीरे धीरे। तो पूरी टेंशन ना लीजिए, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे यहाँ बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा या कॉल करके बताइए, किसी तरह से बताइएगा। अगर आपके पास कोई समस्या आ रही है न्यूमेरिकल्स वगैरह की तो व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगती हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। बाय बाय।